5 स्टार होटल में चले जाते हो, आपका व्यवहार देखा है कैसा हो जाता है। और यही ढाबे पे जाते हो तो बोलते हो चल चवन्नी प्लेट लगा। राइट विंग हो लेफ्ट विंग हो, क्या फर्क पड़ता है, जो शोषण न बर्दाश्त करे वही सच्चा आदमी है। पंडित बकरिया काहे मारी, दाना खाती पानी पीती, कौन गुनाह कर डारी, तूने काहे मारी पंडित वो बकरिया। ये जो 10-10 साल आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो ना, ये तैयारी सरकारों के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो नौजवान बगावत कर देंगे। मैं उन्हें नौकरी नहीं दे सकता तो नौकरी की तैयारी दे देता हूँ, लो तुम 10 साल तक तैयारी करो और कोचिंग करो। मेरे को ये जानना था कि ऐसा क्यों होता है कि हर मालिक ऐसा चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉयज उनके गुलाम ही रहे। और मतलब वो आप पे कर रहे हो, कोई भी काम कर रहा है तो उस हिसाब से क्यों नहीं रहता उनको, क्यों हमेशा ये रहता है कि हम उनको आगे रह रहे के अब उनसे बात करें या उनसे गुड मॉर्निंग करें, ये करें वो करें, तो उनके अंदर ये भाव क्यों होता है कि अगर हम एम्प्लॉय हैं तो हम एम्प्लॉय के जैसे ही रहें। हमारे घरों में सब काम करने वाले लोग लगे रहते हैं, वो भी तो काम ही कर रहे हैं ना, मेहनत करते हैं, उसका पैसा लेते हैं। उनमें से कितनों को हम अपने सामने बगल में बैठा लेते हैं, बहुत कम होता है। अब तो फिर भी थोड़ा होना शुरू हो गया है, लोगों को इतनी जागरूकता आ गई है, नहीं तो कहाँ करते थे। और आमतौर पे जो लोग घरों में लगे होते हैं ना, कई बार तो ये बेचारे जातियों में भी तथा कथित निचली जातियों से होते हैं, गरीब तो होते ही हैं, जातिगत आधार पर भी वो शोषित होते हैं। कई बार दिखता है कि सीधे इनको झारखंड या छत्तीसगढ़ से, हो सकता है शेड्यूल ट्राइब हो, वहाँ से लाया गया है। मैंने देखा है रेस्टोरेंट में हम बैठे होते हैं और मियाँ बीवी और परिवार बैठ के खाना वाना खा रहा होगा, और एक लड़की होगी, प्रेम बोलते हैं ना उसको, प्रेम ही बोलते हैं ना, हाँ क्रेडल तो पालना है। देखो इतनी अंग्रेज़ी मेरी कमज़ोर कर दी। तो वो प्रेम में बच्चे को लेके उधर खड़ी हुई है, आपने भी देखा होगा। मियाँ बीवी मौज कर रहे हैं और वो एक लड़की है, वो लड़की भी कई बार 15-17 साल की होती है, बस आमतौर पे लड़कियां ही होती हैं। और कुछ एकदम वहाँ पर प्रत्यक्ष चिन्ह, टेलटेल साइंस उपस्थित होते हैं। वो लड़की गरीब होगी, वो तो है ही, वो रंग से सांवली होगी काफ़ी या काली होगी, शरीर से वो दुबली पतली होगी। मियाँ बीवी अक्सर थोड़े गोरे जैसे होते हैं। एकदम साफ होता है कि ये क्या यहाँ पर गणित है। मियाँ बीवी खा पी रहे हैं, वो बच्चे को लेके वहाँ खड़ी हुई है। हम नहीं करते क्या ये सब, हम क्यों करते हैं, जैसे हम करते हैं वैसे हमारा बॉस हमारे साथ करता है। आपके घर में ये मेहरी आती होंगी, ये सब आती होंगी, आपका उनसे कितना प्रेमपूर्ण और समानता का व्यवहार रहता है, बताइए ना। वो भी तो सिर्फ एम्प्लॉयज़ ही हैं, जैसे आप एम्प्लॉय हो कहीं पे, वैसे वो आपके एम्प्लॉय। आप बताइए आपका उनसे क्या व्यवहार रहता है। और जैसा ठीक आपका व्यवहार रहता है उनके साथ, वैसे ही फिर आपके बॉस का आपके साथ रहता है। आपकी जब घरवाली बाई आपसे छुट्टी मांगती है, आप कैसे व्यवहार करते हो बताओ। वैसे ही आप जब बॉस से छुट्टी मांगने जाते हो, वो भी वैसे ही व्यवहार करता है, और बिल्कुल उसी कारण से वैसा व्यवहार करता है। वो घर में जो आपके खाना बनाने वाली दीदी लगी होती है, वो खाना जब खराब बना देती है तो आप उससे कैसा चेहरा करके बात करते हो। जैसा चेहरा आप करते हो, आपका बॉस भी आपके साथ वैसे ही चेहरा कर देता है। और जिस दिन आप अपने घर वाले नौकर से या काम वाली दीदी से तमीज़ से बात करना शुरू कर दोगे ना, उस दिन आप अपने बॉस की बदतमीज़ी भी बर्दाश्त करना बंद कर दोगे। मामला दोनों तरफ का है। भारत में जो चला है, इसको विद्वानों ने कहा है ग्रेडेड एक्सप्लॉइटेशन। हर जाति से ऊपर की भी कोई जाति होती है, और वो उसको इसलिए झेल लेता है क्योंकि उससे नीचे की भी कोई जाति होती है। यहां कोई जाति ऐसी नहीं है जिसके नीचे कोई जाति ना हो। तो वो ऊपर की जातियों का सारा व्यवहार झेल जाता है, कहता है नीचे वाले तो हैं, इनको लगाऊंगा। और जो एकदम सबसे नीचे वाले लोग हैं, उनके पास भी एक जाति तो है ही, उसे औरत जात बोलते हैं।
जो एकदम सबसे ज्यादा अति दलित होगा, उसके पास भी घर में बीवी तो है ना, तो इसलिए आप सब झेल जाते हो। नानक साहब सिखाते हैं निर्भय निर्वैर। जो दबेगा नहीं वो दबाएगा नहीं, जो दबेगा नहीं वो दबाएगा नहीं, जो डरेगा नहीं वो डराएगा नहीं। जब तक आप दूसरों को डरा रहे हो, आपको कोई हक नहीं है ये कहने का कि कोई मुझे क्यों डराता है। आप उस व्यवस्था में बराबरी के भागीदार हो। दिल को टटोलिएगा, ऑटो वाले से और उबर वाले से आपका व्यवहार थोड़ा अलग हो जाता है। सड़क किनारे वो जो सब्जी वाली बैठी होती है और मेगा मार्ट में भी आप जब सब्जी खरीदते हो, आपका व्यवहार अलग हो जाता है। अब हो सकता है ना होता हो, वरना पहले वो जो भारी सब्जी मंडियां लगा करती थी सब शहरों में, वहाँ ऐसा होता ही नहीं था कि मोल भाव ना करो आप। उसने अगर बोल दिया 10 रुपये तो आप बोलोगे ही बोलोगे 8 रुपये। बताओ ऐसा आप कौन से मेगा मार्ट में बोलते हो? वहाँ तो लिख देते हैं ये रहा करेला और ये रहा इसका दाम, वहाँ चिपका देते हैं। कौन सा मोल भाव करते हो आप बताओ? एयरलाइंस के टिकट पे आपने कब नेगोशिएशन करी थी बताना? ऑटो वाले से आप नेगोशिएट ना करो, हो नहीं सकता। फाइव स्टार होटल में चले जाते हो, आपका व्यवहार देखा है कैसा हो जाता है? जैसे अभी अभी टीचर्स ने आपको गुड मैनर्स सिखा के भेजे हो सारे। वहां वो जो दरवाजे पे लंबा चौड़ा दरबान खड़ा रहता है ना, आप उससे ज्यादा वेल मैनर्ड हो जाते हो। जैसे ही वो आपको बोलता है नमस्ते, आप उससे ज्यादा झुक के जी नमस्ते। और यही ढाबे पे जाते हो तो बोलते हो चल चवन्नी प्लेट लगा। आप नहीं बोलते पर मतलब समझो, भाव तो वही है। जिस दिन आप चवन्नी का शोषण करना बंद कर दोगे, उस दिन आपका बॉस भी आपका शोषण करना बंद कर देगा। और चवन्नी क्यों शोषण बर्दाश्त कर रहा है? क्योंकि चवन्नी के घर पे 10 पैसे की उसकी बीवी है। वो सारा शोषण आके उस पर निकाल देता है। सबको कुछ ना कुछ मिला हुआ है, तो वो 10 पैसे वाली को क्या मिला हुआ है, वो क्यों झेलती है? उसको धर्म मिला हुआ है। उसको बताया गया तू ये सब झेल लेगी तो तू पति परायण, ईश्वर परायण पतिव्रता कहलाएगी और तुझे अगले जन्म में रानी बनने का सौभाग्य मिलेगा। तो वो इसलिए झेल लेती है सब कुछ। और तू ये सब अगर नहीं झेलेगी तो अगला जन्म छोड़ दे, इसी जन्म में तू समाज द्वारा बहिष्कृत हो जाएगी। तो वो इसलिए झेल लेती है सब कुछ। आजकल ये मुझ पे अपनी ओर से बड़ी एक तोहमत लगाते हैं, बड़ा भारी इल्ज़ाम। कहते हैं ये वामपंथी है, ये वामपंथी है, आचार्य नहीं वामपंथी है। मैं कहता हूँ अगर मैं वामपंथी हूँ तो तुम्हारे सारे उपनिषद फिर वामपंथ के हैं। मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मुझे वेदांत ने सिखाया है। अगर मैं वामपंथी हूँ तो पूरी सनातन धारा ही वामपंथी है। फिर तुम बताओ तुम कौन हो? जो सनातनी है वो तो वही बात बोलेगा जो मैं बात बोल रहा हूं। ये बात तुम्हें वामपंथ की लगती है तो फिर सनातन ही वामपंथ है। जैसे ही बात करो शोषित, शोषक और शोषण की, ये तुरंत मुझे बोलना शुरू कर देते हैं तो वामपंथी है, तो वामपंथी है। भाई मुझे तो मेरे संतों ने यही सिखाया है कि अत्याचार नहीं झेलना है, न करना है, न होने देना है। तो मैं तो संतों की बात कर रहा हूं, तो फिर तो सारे संत भी वामपंथी थे। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि उपनिषदों में जो लिखा है वही असली वामपंथ है, क्यों नहीं हो सकता? और तुम फिर जिस परंपरा का पालन कर रहे हो, तुम बताओ वो कौन सी है, वो कौन सा पंथ है? जाके ऋषियों पे भी इल्जाम लगाओ ना फिर वामपंथी होने का।
सारे ऋषियों से बोलना कि तुम वामपंथी हो। मैं उपनिषदों के ऋषियों की बात कर रहा हूं, इधर उधर के जो तुमने टटपुंजी है पकड़ लिए हैं और उनको जबरदस्ती ऋषि बोल रहे हो, उनकी नहीं बात कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कपिल मुनि की, मैं बात कर रहा हूं ऋषि अष्टावक्र की, मैं योग वाशिष्ठ के ऋषि वशिष्ठ की बात कर रहा हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि की बात कर रहा हूं, ऋषि उद्दालक की बात कर रहा हूं, मैं नचिकेता की बात कर रहा हूं। ये सब फिर वामपंथी हुए और सब संत वामपंथी हैं। कबीर साहब हो कि नानक साहब हो, सब वामपंथी हुए। रैदास हो कि दादू दयाल, सब वामपंथी हो गए। श्री कृष्ण भी वामपंथी हो गए। अब क्या करें? भगवत गीता से बचकर कहां जाओगे? अगर समझी होती भगवत गीता तो मुझे अनाप शनाप नहीं बोलते। जब समानता की बात आती है तो आत्मा से बड़ी समानता कोई हो सकती है? जितनी तुम्हारी असमानताएं हैं सब मिथ्या हैं, यही तो वेदांत है। और क्या है? सब असमानताएं मिथ्या हैं। तुम सब समान ही नहीं हो, समान से आगे तुम सब एक हो, सब आत्मा मात्र हो। अब बताओ और क्या करें असमानताओं का? और जैसे ही बोलो कि सब समान है, सब एक हैं, ये चिल्लाने लग जाते हैं वामपंथ वामपंथ। तो इनके अनुसार तो सबसे बड़ी वामपंथी बात क्या है? सत्य। क्योंकि सत्य तो एक होता है, सत्य तो असमान नहीं हो सकता। समानता तो सबका आदर्श रही है। जब भी किसी का शोषण हुआ है तो जीवन को समझने वाले किसी भी व्यक्ति को ये बात नागवार रही है। जर्मनी के नीत्शे को नाजी पार्टी ने अपना आदर्श बना लिया और वो ज़बरदस्त राइट विंग है नाजी पार्टी। उन्होंने नीत्शे को अपना आदर्श बना लिया, यहाँ तक कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब उन लोगों पे ट्रायल हुए जिनकी वजह से, जिनके द्वारा जो सैद्धांतिक प्रेरणा दी गई उसकी वजह से विश्व युद्ध हुआ दूसरा, तो उसमें नीत्शे का भी नाम आ गया। नीत्शे की मौत के कई दशकों बाद, अब नीत्शे मर चुके हैं, पर नीत्शे को अपराधी ठहराया गया कि इसी के कारण विश्व युद्ध हुआ है। क्यों? क्योंकि नीत्शे को पकड़ लिया था नाजी पार्टी ने। और ये वही नीत्शे हैं जो बेहोश हो गए थे जब इन्होंने एक घोड़े को कोड़ा खाता देखा था। एक आदमी अपने घोड़े को मार रहा था, नीचे बेहोश हो गए देख के। ये कौन सी जागृत चेतना अत्याचार और शोषण बर्दाश्त कर सकती है? बोलो। राइट विंग हो लेफ्ट विंग हो, क्या फर्क पड़ता है? जो शोषण न बर्दाश्त करे वही सच्चा आदमी है। अब तुम उसको दक्षिणपंथी बोलो, वामपंथी बोलो, कोई पंथी बोलो, क्या अंतर होता है इससे? वो सच्चा आदमी है, बस बात खत्म। कहीं कोई किसी जानवर को मार रहा था, कहते हैं कि घाव रामकृष्ण परमहंस की पीठ पे पड़ गए। कोई जानवर था, कोई व्यक्ति रहा होगा, कुछ भी। क्रौंच रुदन सुन करके वाल्मीकि ने रामायण लिख दी। पक्षियों का जोड़ा था, एक पक्षी उसमें से नहीं रहा तो दूसरा रोने लग गया जोर जोर से, और इतना वो उससे विदग्ध हो गए बिल्कुल। कहते हैं उसी से रामायण उपज आई। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। दूसरे के दर्द से जो द्रवित न हो जाए उसको इंसान भी कैसे बोलें? वामपंथी, चरमपंथी, दक्षिणपंथी तो छोड़ दो। आप जब पूछ रही हो कि आपका बॉस आप पे क्यों अत्याचार करता है, आप जानवरों पे क्यों अत्याचार करती हो?
और कितने तरीकों से नहीं करते। जिस दिन आप दूसरों को दुख देना छोड़ दोगे ना, उस दिन आपको दुख मिलना भी बंद हो जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे एक से एक कंपनी आ रही हैं जो आपके घर पे ताज़ा ताज़ा मांस सप्लाई करती हैं, और उनकी आमदनी बढ़ती जा रही है, उनका मार्केट बढ़ता जा रहा है। कौन खरीद रहा है उनसे माल? आप ही तो खरीद रहे हो। और फिर आप कहते हो मेरा बॉस मेरे से बदतमीजी क्यों करता है? उसने तो बदतमीजी करी, आपने तो उस बकरी की खाल उतार दी। संत कबीर कहते हैं बकरी ने इतना ही करा था कि उसने घास चर ली थी। बकरी ने तो बस घास चरी थी, तो मौलवी से बोलते हैं कि मुल्ला तूने उसकी खाल उतार ली जबकि बकरी ने बस घास चरी थी, तो तू बता तेरा क्या क्या उतरेगा जो तूने ये बकरी अब जिबह करी है। तो बकरी ने सिर्फ घास खाई थी तो उसकी खाल उतर गई, और तूने बकरी खाई है, तो बता तेरा क्या होने वाला है। और मौलानाओं पे खूब तंज कसे हैं संत कबीर ने। बोलते बता किस खुदा का फरमान आया था, कैसे हलाल हो गया ये मामला। कुछ इस तरीके से खात रही बस घास को ताकि काढ़ी खाल, कुछ ऐसे है, गा लीजिएगा। हाँ, आगे आगे आगे। हाँ हाँ, पूरा भजन है एक, पंडित बकरिया काहे मारी। हाँ, पंडित बकरिया काहे मारी, दाना खाती पानी पीती कौन गुनाह कर डारी। तूने काहे मारी पंडित वो बकरिया? उस समय का बनारस, वहां बोलते थे कौन तुर्क कौन हिंदू, कौन तुर्क माने कौन मुसलमान कौन हिंदू, सब लगे हुए थे जीव हत्या करने में। और जो मेरी उनमें गहरी श्रद्धा है, मेरा इतना जो उनसे हार्दिक प्रेम है, उसकी एक वजह ये भी सब संतों में है। शायद वो अकेले हैं जिन्होंने मनुष्यों के अलावा हर प्राणी के लिए बोला है, और बहुत बहुत बुलंदी के साथ बोला है। नहीं तो अध्यात्म के क्षेत्र में आप आमतौर पे पाते हो कि मनुष्य योनि की मुक्ति के लिए बातें करी जाती हैं। संत कबीर ने सबके लिए बात करी, उन्होंने बकरी मुर्गी हिरणी सबके लिए। पीर सबन की एक है हिरणी मुर्गी गाय। अब दूसरी फिर से मुझे साखी याद नहीं है, मिले तो गाइएगा। तो जब हिरनी मुर्गी गाय को आप दुख देते हो, तब नहीं सोचते हो कि आपको भी कोई दुख देगा। और जिस सिद्धांत के आधार पे आप अपने से कमजोर को सता लेते हो, उसी सिद्धांत के आधार पे जो आपसे बलवान है वो आपको सता लेता है। तो गलत वो सिद्धांत है ना, ये थोड़ी है कि आपके ऊपर वो सिद्धांत लग गया तो गलत हो गया। वो सिद्धांत आप किसी पे भी लगाओगे तो गलत है। आप अर्थव्यवस्था को देखिए, आप बोलते हो प्रगति हो रही है प्रगति हो रही है। कल मैं आ रहा था वही रात में वही पिक्चर देख के, तो नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, वहाँ एक के बाद एक कतारें लगी हुई थी। ये बड़े बड़े इन्होंने टेम्पो और वो कर लिए हैं मिनी ट्रक, और उसमें अपना बजाते हुए रात भर 3-4 बजे रात में अपना ये पूरी इन्होंने रोड पर अपना ऐसे यात्रा श्रृंखला निकाल रखी थी। मैं उनको देख रहा था, ज़्यादातर गरीब लोग थे, गरीब और बेरोज़गार। मैं कहा तुम बात करते हो, ये 6 लेन हाईवे बना रखा है तुमने, यहाँ से जो नोएडा का है 6 लेन है, कहीं शायद 8 लेन भी। इनको क्या मिल रहा है? तुमने इनको झुंझुना थमा दिया है, ये रात में अपना घूम रहे हैं, इनको लग रहा है धार्मिक काम कर रहे हैं, पर इनको सचमुच क्या मिल रहा है बताओ तो। ये शोषण का सिद्धांत है, जिसमें जो आर्थिक तरक्की हो भी रही है उसका सारा लाभ बस ऊपर बैठे कुछ लोगों को मिल रहा है। ये सड़क वाले आदमी को क्या मिल रहा है? और मुझे नहीं दिखाई दिया कि अमीर लोग उस धार्मिक यात्रा में या जो भी वहाँ पर कार्यक्रम हो रहा था उसमें शामिल थे। अमीर लोग नहीं शामिल थे। अमीरों की तो गाड़ियाँ सरपट सड़क पर आगे भागी जा रही थी। आप उसी अर्थव्यवस्था में भागीदार हैं ना।
जिसमें जो जितना ज़्यादा अमीर होता है उसको उतना ज़्यादा लाभ होता है, और जो गरीब है उसका गरीब रहना ज़रूरी है। भारत की तरक्की के लिए गरीब का गरीब रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कोई भी कंपनी यहाँ पर क्यों आके दुकान खोलेगी, विदेशी मल्टीनेशनल? वो यहाँ आते हैं चीप लेबर के लिए। मजदूर अमीर हो गया तो चीप लेबर कहाँ से मिलेगा? मेड इन इंडिया माल सस्ता क्यों होता है? चाइना से कंपनियों का अब क्यों दिल उखड़ रहा है? क्योंकि चीन में अब नहीं मिलता सस्ता मजदूर, उनके पास पैसा आ गया है। यहां पे सब एम्प्लॉय चीप हैं, तो सब कहते हैं यहां पे आके कराओ। तो जीडीपी बढ़ता रहे इसके लिए आपका गरीब रहना बहुत जरूरी है। कितनी अजीब बात, जीडीपी बढ़ता रहे इसके लिए आपका गरीब रहना बहुत जरूरी है। और आपको झुंझुना मिल जाएगा जीडीपी का, आप बजाते रहोगे। आप नहीं देखोगे आपको क्या मिला, आपको मिला है प्रदूषण। वो जितनी तरक्की हो रही है उससे जो हो रहा है वो मिले, आपको मौत मिली है, कैंसर मिला है। और आपको मिला है क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज से अमीर नहीं मरेंगे, सब गरीब मर रहे हैं। चाहे वो तीस्ता नदी के साथ जो हो रहा हो, चाहे यमुना नदी के साथ जो हो रहा हो। अभी एक तस्वीर देखी, उसमें दिखाया कि कोई बोल रहा है देखो ये यमुनोत्री के ग्लेशियर में खड़े होके तर्पण अर्पण कर रहे हैं अपने पूर्वजों को। उसने व्यंग करा था, ग्लेशियर इसलिए बोला क्योंकि उसमें इतना मोटा झाग है, बिल्कुल सफेद जैसे ग्लेशियर हो, और वो बीच में खड़ा हुआ है और ऐसे अपने पूर्वजों को दे रहा पानी, जल पिला रहा है। ये मिला है आम आदमी को विकास के नाम पर। अमीर वहां बैठ करके थोड़ी वो झाग में घुसे हुए हैं। और आप इस शोषणकारी व्यवस्था में बराबर की भागीदार हो, इसलिए आपका बॉस आपसे बदतमीजी करता है। लेकिन वो व्यक्ति खुश है, उसको लग रहा है मैंने पितरों को पानी पिला दिया। और इसीलिए फिर जो अर्थव्यवस्था में सबसे ऊंचे बैठे ना, वो चाहते हैं कि आप बस यही करते रहो। जो सड़क पे हो रहा था रात में 3-4 बजे, और जो यमुना में हो रहा है, आप इसी में व्यस्त रहे, आओ आपको झुंझुना मिला रहे। वो जोश टॉक्स वाले आए, वो पूछने लग गए यूपीएससी के बारे में। एक बात जो मैं उनको बोलने से रह गया, वो आपको बोले देता हूं। ये जो 10-10 साल आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो ना, ये तैयारी सरकारों के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही थोड़ी आपको कह दिया गया है कि पहले मेरे समय में 4 अटेम्प्ट होते थे, अब 6, 8, 10 पता नहीं कितने अटेम्प्ट दे दिए गए। नहीं तो नौजवान बगावत कर देंगे। अभी उनको झुंझुना मिला रहता है। क्या कर रहा है? अभी वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। नहीं तो कोई वजह नहीं होनी चाहिए कि आप उसको 2 या 3 से ज़्यादा मौके लेने दो। आप उसको कहते हो तू अपनी पूरी जवानी इसी में लगा दे। अब कम से कम जवानी भर वहां लगा रहेगा, शांति से सड़क पे आके क्रांति नहीं करेगा। ये बेरोजगारी का विकल्प है, सरकारी नौकरी की तैयारी। मैं उन्हें नौकरी नहीं दे सकता तो नौकरी की तैयारी दे देता हूं। लो तुम 10 साल तक तैयारी करो और कोचिंग करो। अर्थव्यवस्था में कोई भी चीज अच्छी तभी मानी जाती है जब उसमें जितना जा रहा है उसमें वैल्यू एडिशन करके उससे ज्यादा दे। ठीक, वैल्यू एडिशन होना चाहिए, राइट? कोचिंग में वैल्यू एडिशन क्या है ये बता दो। कोचिंग ना भी हो तो आईटी में वही सेलेक्ट होंगे जिनको होना था। कोचिंग ने वैल्यू क्या ऐड करी? लेकिन पैसा सारा सोख लिया ना। क्या ऐसा होता है कि कोचिंग की वजह से आईआईटी में सीटें बढ़ गई? नहीं। तो वैल्यू एडिशन तो कुछ हुआ नहीं, या हुआ? कोचिंग न भी होती तो भी 90% वही लोग सेलेक्ट होते जो हुए हैं कोचिंग के बाद। कोचिंग नहीं भी होती तो भी लगभग वही लोग सेलेक्ट होते, बल्कि हो सकता है कि तब ज्यादा मेरिटोरियस लोग सेलेक्ट होते। कोचिंग की वजह से तो सिलेक्शन में डिस्टॉर्शन आ जाता है। जिनके पास पैसा ज्यादा होता है वो ज्यादा सेलेक्ट होते हैं। तो कोचिंग नहीं भी होती तो भी परिणाम वही आता, कोचिंग के बाद ही परिणाम वही आया। तो कोचिंग ने क्या करा है? सिर्फ पैसा चूसा है और सरकारों को राहत दे दी है कि अभी ये अब 10 साल कोचिंग करेगा। चारों तरफ तो आपके शोषण ही शोषण है और आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर आपको ताज्जुब हो जाता है कि आपका बॉस आपके साथ ज्यादती क्यों करता है।